नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरा जो वीडियो है, यह है भारत का संवैधानिक विकास का यह दूसरा वीडियो है। उसको लेकर आए हैं जो कि TGT, PGT, GIC, LT आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसके आगे से पार्ट 2। पहला पॉइंट है, बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार पुनः दे दिया गया तथा इसकी वैधता वायसराय की अनुमति पर ही निर्भर थी। नेक्स्ट है, वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अगला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो इस अधिनियम का उद्देश्य केवल विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। इसमें विधान परिषदों की शक्तियाँ, कार्य तथा रचना की बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिसमें 4% गैर सरकारी सदस्य होने थे। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए थे। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विधानमंडल में 10 गैर सरकारी सदस्यों में 4 सदस्य 4 प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य, 1 सदस्य कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के निर्वाचित सदस्य तथा 5 सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार को बढ़ा दिया गया। अब भविष्य में वित्तीय विवरण पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। सार्वजनिक हितों के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। अगला पॉइंट है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से लेकर 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सर अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसने 1906 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1 फरवरी 1909 में इन रिपोर्टों के आधार पर एक विधेयक तैयार हुआ, जिसे मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। अगला पॉइंट है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय निकायों से निर्वाचित परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य का निर्वाचन करती थी और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करती थी। अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र नारायण सिन्हा
जो कि विधि सदस्य थे को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप में स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। कुछ निर्दिष्ट विषय इसके बाहर थे, जैसे सशस्त्र बल, विदेश संबंध और देशी रियासतें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई। अगला पॉइंट है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जो 1947 में भारत विभाजन की त्रासदी की एक प्रमुख कारण थी। नेक्स्ट पॉइंट है मुसलमानों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है राजनीतिक अपराधियों पर अयोग्यता थोप दी गई कि वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे। यद्यपि सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों को अधिकार दिया गया था कि वह इन अयोग्यताओं को हटा भी सकें। नेक्स्ट है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष थी। अगला पॉइंट है चुनाव प्रणाली को जिसे 1892 में केवल परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया था, विधिवत मान्यता दी गई। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका पहला पॉइंट है मांडेग्यू भारत के राज्य सचिव, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय बनाए गए। इस अधिनियम को लाने का तात्कालिक कारण 1916 का होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता स्पष्ट आरोप था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों को हम 2 स्तरों पर बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है प्रांतीय स्तर और दूसरा है केंद्रीय स्तर। तो प्रांतीय स्तर क्या है? देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। 8 प्रांतों को गवर्नर प्रांत कहा गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में बांटा गया। पहला गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरा गवर्नर तथा उसके मंत्री गण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीय सरकार के सभी विषयों को सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि थीं। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। मंत्री जो है ये व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर गवर्नर शासन को अपने हाथों में ले लेता था। नेक्स्ट है भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप करने की शक्ति थी, परंतु हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप की शक्ति नहीं थी। अब देखते हैं प्रांतीय व्यवस्थापक। तो विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत सरकारी, तीसरा मनोनीत गैर सरकारी।
तो प्रांतीय व्यवस्थापकीय सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई। नेक्स्ट है मताधिकार में वृद्धि एवं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार किया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, सिख आदि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के लिए सिद्धांत को विस्तारित किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रांतीय सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थीं, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। नेक्स्ट है गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। नेक्स्ट है व्यवस्थापकीय सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे। अगला इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषद की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अब अगला है केंद्रीय स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर क्या है? केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय स्तर पर सभी विषयों को केंद्रीय विषय एवं प्रांतीय विषयों में बांट दिया गया। प्रांतों को प्रदत्त अधिकार केंद्र द्वारा हस्तांतरित थे, न कि संविधान के प्रावधान के अधीन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य थे, जिन्हें विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा उद्योग विभाग सौंपे गए। नेक्स्ट है प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का भी अधिकार था। केंद्रीय व्यवस्थापकीय। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा। नेक्स्ट है दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत का प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चयन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय व्यवस्थापकीय द्विसदनीय संस्था थी। पहला है केंद्रीय विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे, और कार्यकाल जो है यह 3 वर्ष का होता था। राज्य परिषद का जो है यह दूसरा है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। केवल पुरुष ही सदस्य हो सकते थे। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 26 मनोनीत, 34 निर्वाचित, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, बजट को स्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना ही पारित किया जा सकता था। नेक्स्ट है कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की अस्थायी समितियों जैसे वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है यह अधिनियम भारतीय की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के पूरे इतिहास में सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम माना जाता है। 1930, 1931, 1932 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संतुष्टियों के फलस्वरूप मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर नए संविधान के प्रस्ताव को लेखबद्ध किया। 1935 के अधिनियम में क्या क्या है? तो इसमें 14 भाग थे।
451 धाराएं, 10 अनुसूचियां, प्रस्तावना नहीं था। 3 प्रमुख भाग अखिल भारतीय संघ, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट है 1935 का भारतीय शासन अस्तित्व में नहीं आया। 1946 तक केंद्र सरकार भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही। अखिल भारतीय संघ में जो है इसमें सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, सभी भारतीय प्रांतों से। अगला है संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था द्विसदनीय रखी गई जो राज्य परिषद तथा संघीय सभा के रूप में थी। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल के 3 अंग गवर्नर जनरल, राज्य परिषद तथा संघीय सभा थी। अगला पॉइंट है संघीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु होता था। अगला कार्यपालिका प्रशासन सुरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में सुरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद द्वारा होती थी। इसमें शामिल विषय थे विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र व धार्मिक मामले आदि थे। हस्तांतरित विषयों में वह सभी विषय शामिल थे जो सुरक्षित विषयों में शामिल नहीं थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल मंत्रियों के द्वारा करता था, जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। व्यवस्थापिका तो संघीय विधानमंडल द्विसदनीय थी। संघीय सभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या 280 प्रांतों से प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाते थे और 125 अधिक से अधिक इसमें हो सकते थे। ये रियासतों से संबद्ध राजाओं द्वारा मनोनीत होते थे। कुल 405 और इनका कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष हुआ करता था। दूसरा है राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 260 थी। 156 प्रांतों द्वारा 104 रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष पश्चात चुने जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची में बांट दिया गया। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थीं। अगला है संघ सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय शामिल थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा शामिल थे और समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई, लेकिन संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में किया जाता था। संघीय न्यायालय 3 प्रकार के अधिकारिता रखता था। पहला है प्रारंभिक, दूसरा अपीली एवं तीसरा परामर्शदात्री। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा बर्मा, वर्तमान नाम म्यांमार को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया और शीर्ष शक्तियों पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का था। अब देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। प्रांत प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। प्रांतों को स्वतंत्रता, आर्थिक शक्तियाँ एवं संसाधन दिए गए। प्रांतीय सरकारें अपनी स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। अगला है प्रांतीय कार्यपालिका। तो प्रांतों में क्राउन का मनोनीत प्रतिनिधि गवर्नर होता था। गवर्नरों को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों एवं
देशी रियासतों इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्राप्त थीं। अगला, प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। गवर्नर को 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थीं, जैसे विवेकी शक्तियाँ, विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तियाँ एवं मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियाँ। अगला, प्रांतीय व्यवस्थापक। तो पृथक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक एवं अन्य वर्गों को। अगला है, अधिनियम में मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पुनः समझौते के अनुसार किया गया। नेक्स्ट है, प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों में से 2 सदन की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत थे। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय सूची में समाविष्ट सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों के विधि बनाने की आंतरिक शक्तियाँ थीं। वे समवर्ती विषयों पर भी विधि बना सकते थे। अगला है, वित्त विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते थे। अगला है, कोई विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति के कानून नहीं बन सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी ऐसे विधेयक पर जो गवर्नर की अनुमति प्राप्त थी, सम्राट उसे अस्वीकृत कर सकता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। भारत शासन अधिनियम 1935 ही भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान था और समवर्ती सूची में संघीय विधि को प्राथमिकता प्रदान करना। तो भारत का संवैधानिक विकास का दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगला पार्ट, तीसरा और अंतिम पार्ट नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।